आईपीएस लड़की बोली, मेरे घर में काम करो, तनख्वाह से डबल पैसा दूंगी। चपरासी लड़के ने सोचा भी नहीं था। आगे जो हुआ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सदर तहसील रोज की तरह शोर से भरी रहती थी। फाइलों की आवाज, बाबुओं की बहस और बाहर लाइन में खड़े लोगों की बेचैनी, सब कुछ एक साथ चलता था। इसी भीड़ में राहुल निषाद रोज सुबह सबसे पहले आता था। वो तहसील का चपरासी था। काम छोटा था, लेकिन ईमानदारी बड़ी। राहुल की तनख्वाह बहुत कम थी। उसी पैसों से घर चलता था, मां की दवाइयां आती थी और महीने का हिसाब किसी तरह पूरा होता था। उसकी मां सीमा अक्सर कहती थी, बेटा, नौकरी छोटी है तो क्या हुआ, दिल बड़ा रखना। राहुल वही करता था, बिना बहस, बिना चालाकी। उसी दिन तहसील में हलचल कुछ ज्यादा थी। नई आईपीएस अफसर की पहली विजिट थी। नाम था कविता राठौर। तेज नजर, सीधा लहजा और चेहरे पर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं। वो फाइलें देख रही थी, सवाल पूछ रही थी और जवाब ध्यान से सुन रही थी। एक फाइल गायब थी। क्लर्क इधर उधर देखने लगे। माहौल अजीब हो गया। तभी राहुल ने चुपचाप अलमारी खोली और फाइल निकालकर आगे बढ़ा दी। मैडम, यही फाइल है, कल ही रखवाई थी। कविता ने पहली बार राहुल को ध्यान से देखा। तुम्हारा नाम? राहुल निषाद। मैडम, तुम्हें पता था ये यही है? हां मैडम, मैंने खुद रखा था। बस यही एक पल था। कविता आगे बढ़ गई, लेकिन राहुल उनके दिमाग में रह गया। शाम को जब दफ्तर खाली हो रहा था, कविता ने राहुल को रोका। 1 मिनट। राहुल घबरा गया। चपरासी को यूं रोकना अक्सर किसी शिकायत का संकेत होता है। जी मैडम, कविता ने सीधे कहा, मेरे घर में कुछ काम है, सफाई, बाहर का सामान, छोटे छोटे काम। क्या कर लोगे? राहुल ने सिर झुका लिया। जी मैडम, कर लूंगा। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? राहुल ने बताया। कविता बोली, मेरे यहां आकर काम करोगे तो 2 गुनी मिलेगी। राहुल चौंक गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई अफसर ऐसे सीधे बात करेगा। 2 गुनी तनख्वाह का मतलब मां की बेहतर दवा, घर का किराया समय पर और थोड़ा सुकून। लेकिन राहुल के मन में डर भी था। मैडम, लोग क्या कहेंगे? कविता ने बिना रुके कहा, लोग हर हाल में कुछ न कुछ कहते हैं। काम ईमानदारी का है या नहीं, बस यही मायने रखता है। राहुल चुप हो गया। उसने जिंदगी में बहुत बार लोगों की बातें सुनी थी, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसकी मजबूरी नहीं, उसकी काबिलियत देखी थी। घर जाकर उसने मां को बताया। सीमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर नीयत साफ है तो डर मत, भगवान रास्ता खुद बना देता है। अगले दिन राहुल आईपीएस कॉलोनी पहुंचा। बड़ा गेट, सख्त सुरक्षा और भीतर सादा सा घर। न कोई दिखावा, न कोई शोर। कविता ने बस इतना कहा, काम से ज्यादा समय की पाबंदी चाहिए। राहुल ने काम शुरू किया। झाड़ू, सामान, फाइलें, सब कुछ वैसे ही जैसे दफ्तर में करता था। कविता कभी कभी उसे किताबें पढ़ते देख लेती। तुम पढ़ते हो? जी मैडम, कोशिश करता हूं। कविता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक फैसला बन रहा था। इधर तहसील में बातें शुरू हो गई। सुना है चपरासी आईपीएस के घर काम करता है, 2 गुनी तनख्वाह मिल रही है। हरिशंकर, वरिष्ठ क्लर्क, ये सब सुनकर जलने लगा। उसे लगा, जो इज्जत उसे मिलनी चाहिए थी, वो एक चपरासी को मिल रही है। राहुल इन बातों से अनजान अपने काम में लगा रहा। उसे नहीं पता था कि ये 2 गुनी तनख्वाह सिर्फ सुविधा नहीं, एक इम्तिहान भी है, और ये इम्तिहान उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बनने वाला है। राहुल ने हामी तो भर दी थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। अगली सुबह राहुल तय समय से पहले आईपीएस कॉलोनी पहुंच गया। गेट पर खड़े सिपाही ने नाम पूछा।
सूची देखी और भीतर जाने दिया। राहुल को यह सब नया लग रहा था, लेकिन उसके कदमों में हिचक नहीं थी। वह काम के लिए आया था, एहसान लेने नहीं। कविता राठौर पहले से जाग चुकी थी। सादा सूट, बाल सधे हुए, टेबल पर फाइलें। उन्होंने बिना भूमिका के कहा, घर छोटा है, काम साफ साफ है, कोई दिखावा नहीं, कोई अतिरिक्त उम्मीद नहीं। राहुल ने सिर हिलाया। जी मैडम। काम शुरू हुआ। झाड़ू, पोछा, बगीचे का कोना, पानी की टंकी, सब कुछ क्रम में। कविता बीच बीच में देखती रही, पर टोकती नहीं थी। उन्हें काम की रफ्तार से ज्यादा काम की नीयत दिख रही थी। राहुल हर काम वैसे करता जैसे तहसील में करता था, शांत, पूरा और बिना शोर। दोपहर में कविता ने उसे रोका। खाना खा लिया? राहुल चौंका। जी, घर से खा आया था। कविता ने प्लेट आगे बढ़ाई। यहां काम करते हो तो भूखे नहीं रहोगे। राहुल ने संकोच किया, फिर बैठ गया। यह पहली बार था जब किसी अफसर ने उसे इंसान की तरह बिठाया था, कर्मचारी की तरह नहीं। खाते वक्त कविता ने पूछा, पढ़ाई कितनी? 12वीं, राहुल बोला। आगे? सोचा था, पर हालात। कविता ने बात पूरी नहीं करवाई। हालात बदले जा सकते हैं। राहुल को समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन यह वाक्य उसके भीतर टिक गया। दफ्तर में उसी दिन हलचल थी। हरिशंकर ने चाय की दुकान पर बात उछाली, सुना है चपरासी अब आईपीएस के घर का आदमी बन गया। किसी ने हंसकर कहा, दोगुनी तनख्वाह मिलती है। हरिशंकर की आंखों में जलन साफ थी। उसे लगा, जो नजदीकी उसे सालों में नहीं मिली, वो एक चपरासी को मिल गई। अगले कुछ दिनों में राहुल की दिनचर्या तय हो गई। सुबह तहसील, शाम आईपीएस कॉलोनी। काम के बाद वो वहीं बैठकर किताबें पढ़ता। कविता ने उसे संविधान की एक पुरानी प्रति दी। बोली, पढ़ो। सवाल समझने से पहले नियम समझना जरूरी है। राहुल रात को मां को फोन करता, मां, अब दवा समय पर मिलेगी। सीमा की आवाज भर आती, भगवान भला करे। शहर में बातें बढ़ती गई। कोई कहता, जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई कहता, इतना भरोसा चपरासी पर। कविता तक यह सब पहुंचा, पर उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें पता था, शोर वही मचाता है जिसके पास काम नहीं होता। एक शाम हरिशंकर ने जानबूझकर राहुल को देर तक रोके रखा। फाइलें इधर उधर, बहाने, आवाज में तंज। अब बड़े अफसरों के यहां उठना बैठना है तो काम भी बड़ा चाहिए, उसने कहा। राहुल ने कुछ नहीं कहा। उसने फाइल रखी और निकल गया। चुप्पी उसका हथियार नहीं थी, उसकी आदत थी। उस रात कविता ने राहुल को बुलाया। दफ्तर में कोई दिक्कत? राहुल ने सच बताया, बिना नाम लिए। कविता ने कहा, याद रखो, ईमानदारी शोर नहीं करती, पर निशाना बनती है। राहुल समझ गया, ये चेतावनी थी, डर नहीं। अगले दिन एक छोटी सी घटना हुई। तहसील में एक आवेदक की फाइल गायब होने का आरोप राहुल पर आ गया, वही हरिशंकर की मेज से। राहुल ने शांत होकर कहा, मैंने फाइल ली ही नहीं। हरिशंकर बोला, देखा जाए तो सही। मामला ऊपर पहुंचा, जांच बैठी। राहुल ने सब सहयोग किया। फाइल शाम को उसी अलमारी से मिली जहां राहुल ने पहले भी फाइल निकाली थी, पर इस बार ताला ढीला था। कविता को सूचना मिली। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस नोट किया। उन्हें अब पैटर्न दिखने लगा था। रात को राहुल घर पहुंचा तो मां ने पूछा, सब ठीक? राहुल ने मुस्कुरा दिया। हां मां। सीमा ने उसके सिर पर हाथ रखा। डर मत, सच भारी होता है। अगले हफ्ते कविता ने राहुल को एक लिस्ट दी, ये किताबें पढ़ो और शाम को आधा घंटा यहीं बैठकर नोट्स बनाओ। राहुल ने पूछा, क्यों? कविता बोली, क्योंकि मेहनत का रास्ता लंबा होता है पर साफ होता है। दफ्तर में हरिशंकर ने नई चाल चली।
उसने किसी बाहरी आदमी को रिश्वत के पैसे राहुल की ट्रे में रखवा दिए, ठीक उसी वक्त जब कैमरा बंद था। आज देखेंगे, उसने खुद से कहा। उसी शाम खबर फैली, चपरासी रिश्वत लेते पकड़ा गया। मीडिया नहीं, मगर अफवाह तेज थी। राहुल को बुलाया गया। उसने पैसे देखे, चेहरा नहीं बदला। ये मेरे नहीं है, उसने कहा। सब यही कहते हैं, जवाब आया। कविता तक बात पहुंची। इस बार उन्होंने फाइल नहीं देखी, चेहरे देखे। किस वक्त, कौन कौन था, उन्होंने पूछा। जांच शुरू हुई। फुटेज खंगाले गए, कॉल डिटेल्स देखी गई। एक एक धागा खींचने लगा। राहुल उस रात देर तक जागा। उसे पहली बार लगा डबल तनख्वाह की कीमत कहीं ज्यादा है। मां का चेहरा सामने आया। उसने खुद से कहा, पीछे नहीं हटूंगा। और शहर के कोने कोने में ये फुसफुसाहट फैल चुकी थी कि एक चपरासी पर बड़ा आरोप लगा है, जबकि सच्चाई धीरे धीरे अपना रास्ता बना रही थी। अगली सुबह तहसील में माहौल बदला हुआ था। लोग फुसफुसा रहे थे, नजरें राहुल को ढूंढ रही थी। जैसे ही वो अंदर आया, बातचीत अचानक धीमी हो गई। कोई सामने से कुछ नहीं बोला, लेकिन हर चेहरे पर फैसला लिखा था। आरोप लगते ही इंसान पहले दोषी मान लिया जाता है, खासकर जब वह चपरासी हो। राहुल को सीधे कमरे में बुलाया गया। टेबल पर वही पैसे रखे थे जिन्हें उसने छुआ तक नहीं था। ये तुम्हारी ट्रे से मिले हैं, अधिकारी ने कहा। राहुल ने बिना आवाज ऊंची किए जवाब दिया, मेरे नहीं है। सबूत? सच, राहुल बोला और चुप हो गया। उसी वक्त हरिशंकर बाहर खड़ा था, चेहरे पर नकली हैरानी, आंखों में जीत। उसने धीरे से किसी से कहा, मैं तो पहले ही कहता था, ज्यादा नजदीकी ठीक नहीं। बात फैलने लगी। कविता राठौर को सूचना मिली। वे तुरंत पहुंची। उन्होंने कमरे में कदम रखते ही माहौल को देखा। डरे हुए चेहरे, झुकी हुई निगाहें और बीच में खड़ा राहुल। जांच कैसे होगी, उन्होंने पूछा। नियम के अनुसार, जवाब आया। तो नियम से ही शुरू करें, कविता बोली। उन्होंने समय पूछा, जगह पूछी, किसने ट्रे देखी, किसने कैमरा बंद पाया। एक एक सवाल। जवाब आते गए, पर कहीं न कहीं धागा उलझ रहा था। कैमरा बंद कैसे हुआ? कोई जवाब नहीं। राहुल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। आदेश पढ़ा गया। शब्द भारी थे। राहुल ने कागज लिया, बिना बहस बाहर आ गया। बाहर उसकी मां सीमा खड़ी थी। किसी ने खबर कर दी थी। बेटा, मैं ठीक हूं, मां, राहुल ने कहा, पर उसकी आवाज पहली बार भारी थी। शाम तक बात शहर में फैल गई। चाय की दुकानों पर लोग कह रहे थे, देखा, आखिर निकल ही आया। अफसरों के घर काम करने का यही नतीजा होता है। हरिशंकर चुप था, क्योंकि उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। रात को राहुल घर में बैठा रहा। मां ने खाना सामने रखा, उसने छुआ नहीं। डर मत, सीमा बोली। सच देर से चलता है, पर गिरता नहीं। राहुल ने सिर हिलाया। उसे डर नहीं था, उसे अन्याय चुभ रहा था। उधर कविता अकेले बैठकर फाइलें देख रही थी। उन्हें पैटर्न साफ दिख रहा था। कैमरा बंद, बाहरी आदमी की कॉल, हरिशंकर की मौजूदगी, सब जुड़ रहा था। उन्होंने साइबर सेल को बुलाया, कॉल रिकॉर्ड मंगवाए। सब नियम में रहकर, उन्होंने कहा, दबाव आएगा, किसी ने चेताया। कविता ने जवाब दिया, तो आने दीजिए। अगले दिन राहुल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। सवाल तेज थे, आवाज सख्त। पैसे किसके? मुझे नहीं पता। किसने रखे? मैंने नहीं। हर जवाब सीधा था। कोई कहानी नहीं, कोई सफाई नहीं। यह सीधापन कुछ लोगों को चुभ रहा था। तभी एक कॉल आई। बाहरी आदमी पकड़ा गया था, वही जिसने पैसे ट्रे में रखे थे। उसने बयान दिया, नाम लेने में हिचक रहा था। किसने कहा? कुछ पल की चुप्पी के बाद बोला, हरिशंकर ने।
कमरे में सन्नाटा छा गया। हरिशंकर को बुलाया गया। वो हंसने की कोशिश करता रहा। झूठ है, उसने कहा। कविता ने शांत स्वर में कहा, कॉल रिकॉर्ड बोलेंगे। रिकॉर्ड सामने रखे गए। समय, लोकेशन, नंबर, सब। हरिशंकर की आवाज भारी हो गई। मैंने बस। वाक्य पूरा नहीं हुआ। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। दबाव आया। इंटरनल मैटर है, बात बाहर न जाए। कविता ने फाइल बंद नहीं की। कानून अंदर बाहर नहीं देखता, उन्होंने कहा। राहुल को अभी भी बहाल नहीं किया गया था। नियम अपना समय लेता है। वो घर लौटा। मां ने पूछा, कुछ बदला? हां, राहुल बोला, सच दिखने लगा है। अगले दिन हरिशंकर को हिरासत में लिया गया। शहर में हलचल मच गई। वही लोग जो कल आरोप लगा रहे थे, आज खामोश थे। गलती हो गई, कोई बोला। राहुल ने किसी को नहीं देखा। उसने मां का हाथ थामा। कविता ने चार्जशीट तैयार की। नियम पूरे किए। कोर्ट की तारीख पड़ी। अब फैसला अदालत करेगी, उन्होंने कहा। राहुल को पहली बार लगा कि उसकी लड़ाई उसकी नहीं रही। यह उस हर आदमी की लड़ाई बन गई थी जिसे आसान समझकर कुचल दिया जाता है। और उसी शाम, जब सूरज ढल रहा था, राहुल को कोर्ट से समन मिला, जहां अब सच को खुलकर बोलना था। कोर्ट की तारीख नजदीक आते ही शहर का शोर बढ़ गया। जो लोग कल तक फुसफुसा रहे थे, आज खुले तौर पर राय देने लगे थे। किसी ने कहा, अब देखेंगे ईमानदारी कितनी दूर जाती है। किसी ने कहा, अफसरों के सामने कौन टिकता है। राहुल ने किसी की बात नहीं सुनी। वो रोज तय समय पर उठता, मां की दवा देता और चुपचाप तैयारी करता। तैयारी शब्दों की नहीं थी, तथ्यों की थी। कविता राठौर ने फाइलें क्रम में लगाई। कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी रिपोर्ट, बाहरी आदमी का बयान, हर कड़ी अपनी जगह थी। उन्होंने एक भी कागज बाहर नहीं जाने दिया। नियम के भीतर रहकर, नियम की पूरी ताकत के साथ। दबाव आया। मामला बढ़ेगा, विभाग बदनाम होगा। कविता ने एक ही जवाब दिया, सच छुपेगा तो बदनामी स्थायी होगी। कोर्ट का दिन आया। राहुल सफेद कमीज में, सादा। चेहरे पर घबराहट नहीं, आंखों में थकान थी। मां सीमा उसके साथ थी। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। धीरे बोलना, बस इतना कहा। राहुल ने सिर हिलाया। अदालत में हरिशंकर भी था। वकील के पीछे छुपी हुई नजरें, चेहरे पर बनावटी भरोसा। उसने बयान बदला। कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। जज ने पूछा, कॉल रिकॉर्ड? वकील ने समय मांगा। जज ने दिया, पर चेतावनी के साथ। कविता ने गवाही दी। आवाज स्थिर, शब्द सटीक। उन्होंने किसी को नीचा नहीं दिखाया, बस घटनाएं रखी। कैमरा किस समय बंद हुआ? कौन कौन मौजूद था? बाहरी व्यक्ति का प्रवेश कैसे हुआ? हर सवाल का जवाब दस्तावेज में था। कागज बोल रहे थे। राहुल को बुलाया गया। तुमने पैसे लिए? नहीं। किसने रखे? मुझे नहीं पता। फिर कैसे यकीन करें? राहुल ने कहा, मेरे काम से। जज ने उसकी फाइल देखी। पिछले वर्षों का रिकॉर्ड, कोई शिकायत नहीं। ये मौन प्रमाण था। हरिशंकर के वकील ने शक पैदा करने की कोशिश की। आईपीएस के घर काम करता था। कविता ने बीच में नहीं टोका। जज ने खुद पूछा, काम करना अपराध है? कमरे में सन्नाटा छा गया। अगली सुनवाई में कॉल रिकॉर्ड पेश हुए। बाहरी आदमी का बयान पढ़ा गया। समय, स्थान, निर्देश, सब स्पष्ट। हरिशंकर की कुर्सी खिसकी। कुछ कहना है? वह चुप रहा। शहर के बाहर बारिश होने लगी। अदालत के भीतर फैसले का भार बढ़ता गया। जज ने दोनों पक्षों को आखिरी दलील का मौका दिया। कविता ने कहा, यह मामला पद का नहीं, प्रक्रिया का है। राहुल के वकील ने कहा, यह मामला इंसाफ का है। फैसला सुरक्षित रखा गया। बाहर कैमरे लगे।
सवाल उछले। राहुल ने कुछ नहीं कहा। मां ने उसका हाथ थामे रखा। डर नहीं मां, इंतजार। उसी रात हरिशंकर को निलंबित किया गया। विभागीय जांच तेज हुई। शहर ने पहली बार देखा कि जांच पीछे नहीं हटी। कविता ने फाइल बंद की। कल फैसला है। सुबह अदालत फिर भरी। जज ने फाइल खोली। कमरे में सांसें थमी। और जैसे ही जज ने पढ़ना शुरू किया, राहुल ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब शब्द नहीं, सच बोलने वाला था। इसीलिए हर निगाह उसे एक आवाज पर टिकी थी, जो कुछ ही पलों में कई जिंदगियों की दिशा तय करने वाली थी। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। शब्द सढ़े हुए थे, लेकिन उनका असर तेज था। अदालत ने साफ कहा कि राहुल निषाद के खिलाफ लगाए गए रिश्वत के आरोप झूठे और साजिश के तहत रचे गए थे। कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी रिपोर्ट और गवाहों के बयान इस बात को साबित करते हैं कि पैसे जानबूझकर राहुल की ट्रे में रखवाए गए थे, ताकि उसे फंसाया जा सके। जैसे ही ये शब्द गूंजे, राहुल ने धीरे से आंखें खोली। उसकी सांस हल्की हुई। मां सीमा की उंगलियां अब भी उसके कंधे पर थी, लेकिन उनमें कांप नहीं था। उनकी आंखें भर आई, पर चेहरे पर राहत थी। जज ने आगे कहा कि हरिशंकर ने अपने पद का दुरुपयोग किया और एक निर्दोष कर्मचारी को बदनाम करने की कोशिश की। अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया और विभाग को निर्देश दिया कि उसके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाए। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। वही लोग जो कभी फुसफुसाकर राहुल पर सवाल उठा रहे थे, अब नजरें झुकाए बैठे थे। कोई ताली नहीं बजी, कोई शोर नहीं हुआ। ये जीत शोर की नहीं, भरोसे की थी। राहुल को पूरी तरह से निर्दोष घोषित किया गया। उसकी नौकरी बहाल करने और उसे मानसिक पीड़ा के लिए उचित मुआवजा देने का आदेश भी पढ़ा गया। जज ने एक वाक्य और जोड़ा, ईमानदारी पद से नहीं, चरित्र से पहचानी जाती है। ये वाक्य जैसे कमरे में देर तक गूंजता रहा। कविता राठौर ने फाइल बंद की। उनके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, सिर्फ संतोष था। उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा, बस अपनी जगह से उठीं। बाहर निकलते समय एक पत्रकार ने पूछा, मैडम, दबाव था? कविता ने बस इतना कहा, दबाव हमेशा होता है, सवाल यह है कि हम झुकते हैं या नहीं। राहुल और उसकी मां बाहर आए। कैमरे सामने थे, माइक बढ़े हुए थे। कुछ कहेंगे? राहुल ने सिर हिलाया, आज नहीं। सीमा ने उसका हाथ थाम लिया। यह हाथ अब कांप नहीं रहा था। शहर में खबर आग की तरह फैल गई। चाय की दुकानों पर वही लोग जो कल तक कह रहे थे कि चपरासी क्या ही साबित करेगा, आज कह रहे थे, अच्छा हुआ, नहीं तो किसी का भरोसा ही खत्म हो जाता। कुछ ने चुपचाप अपनी बात वापस ली, कुछ ने माफी मांगी। राहुल ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। अगले दिन तहसील में राहुल लौटा। वही गलियारे, वही मेजें, लेकिन माहौल बदला हुआ था। कई लोगों ने खड़े होकर उसे रास्ता दिया। कुछ ने सिर झुकाकर नमस्ते किया। हरिशंकर की कुर्सी खाली थी। राहुल ने अपनी पुरानी ट्रे उठाई। उसने उसे देखा, फिर मुस्कुराया। ये वही ट्रे थी जिसने उसे मुश्किल में डाला था, और वही जिसने सच को बाहर आने का रास्ता भी दिया था। दोपहर में कविता ने उसे बुलाया। तुम्हारी बहाली का आदेश आ गया है, उन्होंने कहा। राहुल ने धन्यवाद कहा। कविता ने आगे जोड़ा, और पढ़ाई? राहुल ने पहली बार बिना झिझक कहा, जारी रखूंगा। कविता ने एक फाइल आगे बढ़ाई। ये शाम की क्लास का फॉर्म है, मैंने बात कर ली है। राहुल की आंखें नम हो गई। मैडम, कविता ने बात काट दी, मेहनत तुम्हारी है, मदद सिर्फ रास्ता दिखाती है। घर लौटते समय राहुल ने मां से पूछा, डर लगी थी? सीमा ने कहा, डर तो तब लगता है जब सच साथ ना हो। कुछ दिनों बाद हरिशंकर को सजा सुनाई गई। जेल जाते वक्त उसने नजरें चुराई। शहर ने देखा, लेकिन किसी ने शोर नहीं मचाया।
शायद सब समझ चुके थे कि बुराई का अंत शोर से नहीं, प्रक्रिया से होता है। राहुल की जिंदगी अब भी साधारण थी, लेकिन उसकी चाल में झुकाव नहीं था। वो सुबह काम करता, शाम को पढ़ता और रात को मां के पास बैठकर खाना खाता। दोगुनी तनख्वाह अब भी मिलती थी, लेकिन उससे ज्यादा उसे भरोसा मिला था। एक शाम वो आईपीएस कॉलोनी गया। कविता अपने बरामदे में बैठी थी। सब ठीक? उन्होंने पूछा। हां, राहुल ने कहा। अब ठीक है। कविता ने सिर हिलाया। याद रखना, ईमानदारी की कीमत देर से मिलती है, पर मिलती जरूर है। राहुल ने जाते हुए कहा, मैडम, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। कविता ने शांत स्वर में कहा, मैंने अपना काम किया। रात को राहुल घर लौटा। मां ने दिया जलाया। आज चैन है, उन्होंने कहा। राहुल ने दिए की लौ देखी। उसे लगा, ये लौ उसी सच जैसी है, छोटी पर अडिग। शहर धीरे धीरे अपनी रफ्तार में लौट गया, लेकिन एक बात बदल चुकी थी। लोग अब जानते थे कि अगर सच के साथ कोई खड़ा हो तो कुर्सियां भी हिल सकती है। और राहुल ने उस रात तय किया कि वह कभी अपनी ईमानदारी को सौदे में नहीं लगाएगा, क्योंकि उसने देख लिया था कि सच अकेला भी हो तो हारता नहीं। दोस्तों, इस कहानी से एक बात साफ होती है, ईमानदारी पद नहीं देखती और अन्याय डर नहीं देखता। राहुल के पास न ताकत थी, न पहचान, फिर भी वो पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसके पास सच था। और कविता ने दिखाया कि वर्दी की असली इज्जत आदेश से नहीं, इंसाफ से बनती है। अब जरा खुद से पूछिए, अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या रिश्वत के झूठे आरोप के बाद भी सच के साथ खड़े रह पाते, या समाज के डर से चुप रह जाना आसान लगता? और अगर आप कविता की कुर्सी पर होते, जहां दबाव, बदनामी और ट्रांसफर की धमकी थी, तो क्या आप भी नियमों से ऊपर उठकर सच का साथ देते या फाइल बनकर आगे बढ़ जाते? कमेंट में ईमानदारी से बताइए, राहुल सही था या हालात के सामने झुक जाना समझदारी होती? और कविता जैसी अफसर आज कितनी जरूरी है? और अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल स्टोरी बाय एके को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।